नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस में। आज के इस ऑल आउट एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज एनसीईआरटी 7 का हम इतिहास। फर्स्ट प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको 1356 ईस्वी में लिखा था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी में इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में, दूसरी बार इनके 2 वर्ष बाद लिखा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सिंचाई के लिए किया जाता है रहट का प्रयोग। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जातक कथाओं का संकलन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। जातक या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक या सुत्त पिटक के अंतर्गत खुदक निकाय का भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के कथाएं हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बेलाल कहा जाता था, बेलाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बेलाल कृषि जमींदारों का एक विशिष्ट वर्ग था जिसने संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था की अभिजात वर्ग का गठन किया था। दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को बेलाल या साधारण हलवाहों का उनवार और भूमिहीन मजदूरों को दास, कैडिसियार या अधिमयी कहलाते थे। तो बड़ा भूस्वामी बेलाल कहलाता था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चोल। चोल आपको त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी लड़ाई चली जिसमें 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नहीं पूछा है तो राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 6 है, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कर्नाटक के चालुक्यों के थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दक्कन में राष्ट्रकूटों की शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। राजाराम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, चोल काल के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। एक में चोल काल में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। 2 में गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 सत्य है। दोनों 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नगरम पल्लव वंश में व्यापारियों को एक संगठन का नाम था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
प्रश्न संख्या 10 है, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती हैं? ए में अभिलेख, 2 में मिट्टी के बर्तन, 3 में जानवरों की हड्डियां, 4 में है धातु, 5 में औजार और 6 में है आभूषण। सतकूट का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। मुगलों की जागीर दिल्ली के सुल्तानों में से किसके बराबर थी? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर इक्ता का। मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। मनसबदारों को अपने वेतन राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो कुछ हद तक इक्ताओं की तरह था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है। मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कश्मीर क्षेत्र के। किसका? कश्मीर क्षेत्र का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मिन्हाज व सिराज की रचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उनके अनुसार स्त्रियों और पुरुषों के दिन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए यह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतना सरदार खूबिया से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? इस प्रकार आपको राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर खराज कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया? सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 15 वर्षों तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको शेरशाह सूरी ने 1040 से 45 में बिहार में अपना चाचा एक छोटे से प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था, जिन्हें आपको शासन किया कब तक? आपको 1540 से 1555 तक आपको सूर्यवंश ने शासन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, 15 वर्षों तक। नेक्स्ट प्रश्न 16 है। मिलान करें। आपको क्या कहता है? मिलान करना है। मिलान करें तो देखेंगे हम। एक में मुगल बादशाह और वर्ष है, आपको मिलान करना। एक में फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर का शासनकाल 1713, तो इसका 2 हो जाएगा 1713 से 1719। बी में है आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय के 1754, तो 1754 3 हो जाएगा 1754 से 1759। और सी में शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय है 1759, तो आपको 1806 तक हो जाएगा। फिर डी में अहमद शाह हो जाएगा 1748 से 1754। इस प्रकार आप मिलाएंगे इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 17। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र में सूबेदारी मिली थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मालवा क्षेत्र में जिम्मेदारी मिली थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मुगल काल में प्रभावशाली राजपूतों घरानों राजपूत और मालवा के लाभदायक सूबेदारों की सूबेदारी का दावा दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दल खालसा कहा जाता था। क्या? दल खालसा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों के संयुक्त सेनाएं दल को खालसा कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, सीखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 20% लिया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है, मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, माता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर वंशज थे। दो में, पिता की ओर से चंगेज खान मंगोल के वंशज थे। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में तोपों का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत में पहली लड़ाई प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। दो में, इसके पद और वेतन का निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर था। सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका दोनों सही है, सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है, आपको मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथन कौन सा कथन सत्य है। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक में है, अकबर ने जागीरों को सही आकलन कर मनसबदारों को वितरित किया। दो में, औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य। 1 और 2 दोनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, 24 देखेंगे, मुगलों के राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था। मुगलों के राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जब्त कहा जाता। क्या जब्त। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल के नकद के रूप में राजस्व सुनिश्चित कर दिया गया। सूबे राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की तरह राजस्व की अलग सूची बनाई गई। और आपको क्या कहता है कि ऐसे निरीक्षण करने के लिए जब्ती प्रणाली व्यवस्था किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 25 है, अकबरनामा किसने लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल ने लिखा। किसने। अबुल फजल ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 26 है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1586 ईस्वी में अकबर ने बंगाल को जीता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पंजाब क्षेत्र से संबंधित है। पंजाब क्षेत्र से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी में के दौरान प्रभावशाली थे पंजाब के क्षेत्र में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 28 है, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चेरो जनजाति पर अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने हमला किया था। इस पर चेरो पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक चेर
सरदार सहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें परास्त किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 29 है, मध्यकाल में जनजातियों की संख्या बढ़ने का कारण क्या थे? ए में है जनजाति और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण। दो में विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों सुनार, लोहा, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई। 3 में ब्राह्मणों द्वारा नए जातियों को धर्म का विरोध किया गया। सत्य कथन का चयन करना है। आपको ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 आपका सत्य है, 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया? 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा रानी दुर्गावती ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। 1 में है नयनार शैव संत थे, 2 में अलवर वैष्णव संत थे, 3 में वे संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पन्नार जातियों के लोग थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, 2 में मदुरई चोलों का बंदरगाह था। नीचे दिए कूट को सही विकल्प को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर केवल 2। आपका मदुरई चोलों का बंदरगाह था, मदुरई। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दार्शनिक शंकर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट ए में है शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। 2 में वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। 3 में उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है। 4 में है मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो आपके ऑप्शन कोड के सहायता से चुनना है, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको राइट आंसर होगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ हुआ? वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक क्षेत्र में आरंभ हुआ था वीर शैव आंदोलन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के परिणाम स्वरूप जो भी प्रतिक्रिया हुआ वह स्वावन और अल्लाभा प्रभु के अक महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन की दिखलाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 35 है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेन्ही का ही पीर पराई जाने रे किसने लिखा? महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने का ही पीर पराई जाने रे किसने लिखा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा नरसिंह मेहता ने लिखा। किसने? नरसिंह मेहता ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ? नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा उत्तरी क्षेत्र में नाथ पंथ भारत में लोकप्रिय हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रविदास की अनुयायी बन गई थी मीराबाई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। 2 में है कदमई एक भू राजस्व था। नीचे दिए कूट को सही विकल्प को चुने। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चेलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 100 से अधिक शब्द है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। केवल 2। कदमाई एक भू राजस्व कर था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जुलाहा परिवार में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कबीर का जन्म संभवतः 15वीं और 16वीं सदी में हुआ था। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे जिनका लालन पोषण बनारस में था। उनके आसपास एक मुसलमान जोला यानी बुनकर परिवार में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 14 है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा गुरु नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हें शब्दों में भजन में गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते हैं। इसे लंगर कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। 41 है। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का काल कर्म के अनुसार सही कर्म को चुनिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा फा सियन फायान स्वयं सांग वेनसांग और इसिंग, माने फायान वेनसांग और इसिंग। सही कर्म आपका बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का ही प्रयोग करते थे। ये आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाजों और सड़कों दोनों का मार्ग प्रयोग करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? एक में है जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। 2 में बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पौधे। 3 में अहिंसक जानवर। कूट के सहायता से आपको चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका है सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। 2 में है श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया है। और 3 में भक्ति की विचारधारा को बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में अस्वीकार कर दिया गया है। आपको असत्य कथन को चयन करना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका असत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? नयनार संतों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नयनार संतों की संख्या 63 थी। कुल मिलाकर 63 नयनार, मतलब 63 नयनार ऐसे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है। सत्य कथन को चयन करें। 1 में है रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। 2 में वह नयनार संतों से प्रभावित थे। 3 में उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। कूट के सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है। सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है सूफी मुस्लिम राष्ट्रवादी थे। 2 में वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। 3 में उन्हें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। आपको सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 आपका सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है। 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लीला या तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लीला या तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 1 में यह केरल के मलयालम में लिखी गई एक ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। 2 में यह पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी।
कूट के सहायता से चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उत्तर भारत से कथक नृत्य संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कथक शब्द कथा शब्द से निकला, जिसका प्रयोग संस्कृत में अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों एक जाति थी। यह 15वीं और 16वीं शताब्दी भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राज्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह भानुदत्त का रसमंजरी है। यह क्षेत्र लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे। आपको 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल क्षेत्र में लघु चित्रकला एक प्रभावपूर्ण विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। प्रश्न संख्या 51 है। रसमंजरी की रचना किसने की है? रसमंजरी की रचना किसने की है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भानुदत्त ने रसमंजरी की रचना की। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। आपको हिमाचल में लघु चित्र की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह भानुदत्त की रसमंजरी है। यह क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 52 है। बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इसकी रचना बंगाल में की गई। दो में इसमें ब्राह्मण को विशिष्ट प्रकार के मछलियां खाने की अनुमति दी गई है। आपको सत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ के अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ के प्रतिनिधित्व घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 54 है। मणि प्रावलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? मणि प्रावलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हीरा और पन्ना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है। चरण भाट किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर राजपूतों के सुर गाथाओं के गायकों को कहते हैं। राजपूतों के सुर गाथाओं के गायकों को चरण भाट कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे 54 का होगा। हीरा और मूंगा होगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे 56। दो चाला और चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? दो चाला और चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बंगाल का है विशेषता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। अभिकथन ए है। राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया। कारण आर में है। गवर्नरों सूबेदार प्रांतों को अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। सही विकल्प को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है। जाट राजा अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सूरजमल के समय जाट राजा ने सबसे ज्यादा शक्तिशाली के रूप में उभरा था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है।
अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 5 बार आक्रमण किया है। कितने बार? 5 बार। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 60 है, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की? गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट होगा 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गई। इसे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका ऑल आउट का एनसीईआरटी बुक से एडुटेरिया का 7 क्लास का हिस्ट्री का सेट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 7, 8 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी को लेकर हम। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।